अध्याय 34 रहस्य विभाग। हैरी ने सबसे पहले वाले थ्रेस्टॉल्स की गर्दन में हाथ डाला और पास वाले एक पेड़ के ठूंठ पर पैर रखकर उसकी रेशमी पीठ पर अजीब तरीके से बैठ गया। थ्रेस्टॉल्स ने कोई आनाकानी नहीं की, बल्कि अपना सिर घुमाया जिससे उसके दांत साफ दिखने लगे। वो हैरी के दुशाले को चाटने की कोशिश कर रहा था। हैरी ने पंख के जोड़ों के पीछे घुटने टिकाने का तरीका खोज लिया था, जिससे वो ज्यादा सुरक्षित महसूस करने लगा। फिर उसने बाकी लोगों की तरफ देखा। नेविल ने भी उछलकर अगले थ्रेस्टॉल पर सवार होने और उसकी पीठ पर अपना पैर डालने की कोशिश की। लूना पहले ही सवार हो चुकी थी। वो बैठकर अपने दुशाले को ठीक कर रही थी, जैसे रोज थ्रेस्टॉल की सवारी करती हो। बहरहाल रॉन, हरमाइनी और जिनी अब भी उसी जगह पर स्थिर खड़े थे और मुंह खोलकर घूरे जा रहे थे। हैरी ने पूछा, क्या हुआ? रॉन ने धीरे से कहा, हमें कुछ दिख नहीं रहा है, हम चढ़ेंगे कैसे? लूना अपने थ्रेस्टॉल से नीचे उतरी और रॉन, हरमाइनी तथा जिनी की तरफ बढ़ते हुए बोली, ओ ये आसान है, यहाँ देखो। उसने उन्हें चारों तरफ खड़े थ्रेस्टॉल की तरफ खींचा और एक एक करके उनकी पीठ पर सवार करवा दिया। वे तीनों बहुत घबराए हुए दिख रहे थे। जब उसने उनके हाथ थ्रेस्टॉल की गर्दन में डाले और कसकर पकड़ने को कहा, फिर लूना दोबारा अपने थ्रेस्टॉल पर चढ़ गई। ये पागलपन है, रॉन बुदबुदाया। उसने अपने घोड़े की गर्दन पर सकुचाते हुए हाथ फेरा। पागलपन? काश मैं इसे देख सकता। शुक्र मनाओ कि यह अदृश्य है, हैरी ने कड़वे लहजे में कहा। सब तैयार है? सभी ने अपना सिर हिला दिया। हैरी ने 5 जोड़ी घुटनों को दुशाले के नीचे कसते हुए देखा। ठीक है। उसने अपने थ्रेस्टॉल के चमकदार काले सिर के पिछले हिस्से को देखा और थूक निकला। जादू मंत्रालय, आगंतुक प्रवेश द्वार, लंदन। उसने अनिश्चितता से कहा, "अ, अगर तुम्हें मालूम हो कि वहां कैसे जाना है तो चलो।" एक पल के लिए तो हैरी के थ्रेस्टॉल ने कुछ नहीं किया। फिर वो तेजी से हिला, जिससे हैरी गिरते गिरते बचा। दोनों तरफ के पंख खुल गए। घोड़ा धीरे से झुका, फिर इतनी तेजी से और सीधे ऊपर की तरफ उड़ा कि हैरी को उसकी पीठ पर अपने हाथ पैर कसकर दबाने पड़े, ताकि वो उसकी पीठ से पीछे की तरफ न फिसल जाए। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और घोड़े की रेशमी बालों में अपना चेहरा दबा लिया। वे पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं के बीच से उड़ने लगे और खून जैसे लाल सूर्यास्त की तरफ चलने लगे। हैरी को लगा कि वो पहले कभी इतनी तेजी से नहीं उड़ा था। थ्रेस्टॉल महल के ऊपर पहुंचा, लेकिन उसके चौड़े पंख जैसे फड़फड़ा ही नहीं रहे थे। ठंडी हवा हैरी के चेहरे पर तेजी से पड़ रही थी। तेज हवा के कारण अपनी आंखों को जरा सा खोलते हुए उसने मुड़कर देखा। उसके पांचों साथी पीछे उड़ते हुए आ रहे थे। पीछे फिसलने के डर से वे सभी अपने थ्रेस्टॉल की गर्दन की तरफ जितनी नीचे झुक सकते थे झुके हुए थे। अब वे हॉगवर्ट्स के मैदान के ऊपर थे। वे हॉग्समीड पार कर गए। हैरी को नीचे पहाड़ और सड़कें दिखाई दी। दिन का उजाला कम होने पर हैरी को रोशनियों का छोटा समूह दिखा। इसका मतलब ये था कि वे किसी गांव के ऊपर से गुजर रहे थे। फिर उसे एक घुमावदार सड़क दिखी, जिस पर पहाड़ियों के बीच में एक कार जा रही थी। यह अजीब है, हैरी को अपने पीछे रॉन की चीख सुनाई दी और उसने कल्पना की कि इतनी ऊंचाई पर तेजी से उड़ने में कैसे लगता है, जबकि कोई सहारा न दिख रहा हो। धुंधलका हो गया। आसमान में सितारे दिखने लगे। कुछ समय बाद सिर्फ मगलू शहर की रोशनियों से ही उन्हें ये पता चल रहा था कि वे जमीन से कितनी ऊपर थे या कितनी तेजी से उड़े जा रहे थे। हैरी को बाहें घोड़े की गर्दन के चारों तरफ लिपटी हुई थी और वो सोच रहा था कि काश ये थोड़ी ज्यादा तेजी से उड़े। जब उसने सीरियस को रहस्य विभाग के फर्श पर पड़े देखा था, तब से कितना ज्यादा समय बीत गया था। सीरियस और कितनी देर तक वोल्डेमॉर्ट का प्रतिरोध कर पाएगा? हैरी को तो बस इसी बात का यकीन था कि उसके गॉडफादर ने
न तो वोल्डेमॉर्ट की इच्छा पूरी की थी और न ही मरा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर इनमें से कुछ भी होता तो वोल्डेमॉर्ट बहुत खुश या उत्तेजित हो गया होता। ऐसा होने पर हैरी को निश्चित रूप से पता चल जाता, क्योंकि उसका निशान उतनी ही जोर से दुखता जितना मिस्टर विजली पर हुए रात हमले की रात दुखा था। वे लोग अंधेरे में उड़ते रहे। हैरी का चेहरा सख्त और ठंडा हो गया था। उसके पैर थ्रेस्टॉल के दोनों तरफ कसके सटने के कारण सुन्न हो चुके थे, लेकिन वो जरा भी हिलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसे डर था कि कहीं वो फिसलकर गिर ना जाए। उसके कानों पर हवा के थपेड़े इतनी तेजी से पड़ रहे थे कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। रात की ठंडी हवा के कारण उसका मुंह सूख चुका था। उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि वे कितनी दूर आ चुके हैं। अपने नीचे के जानवर पर उसे भरोसा था, जो अब भी अपने गंतव्य की ओर अंधेरे में उड़ रहा था और आगे बढ़ते समय अपने पंख बहुत कम फड़फड़ा रहा था। अगर उन्हें देर हो गई, वो अब भी जिंदा है। वो अब भी संघर्ष कर रहा है। मैं इस बात को महसूस कर सकता हूँ। अगर वोल्डेमॉर्ट ने फैसला कर लिया कि सीरियस नहीं मानेगा, मुझे पता चल जाएगा। हैरी के पेट में एक झटका लगा। थ्रेस्टॉल का सिर अचानक जमीन की तरफ झुक रहा था। हैरी उसकी गर्दन पर कुछ इंच आगे फिसल गया। वे आखिर नीचे उतर रहे थे। उसे अपने पीछे से एक चीख सुनाई दी। हैरी ने खतरा मोल लेकर पीछे देखा, लेकिन उसे किसी का गिरता हुआ शरीर नहीं दिखा। शायद दिशा बदलने के कारण उन्हें भी उसी जैसा झटका लगा होगा। अब चमकदार नारंगी रोशनियां बड़ी और गोल होती जा रही थी। उसे इमारतों के ऊपरी हिस्से दिख रहे थे। हेडलाइटों की कतारें कीड़े मकोड़ों की चमकती आंखों जैसी लग रही थी। पीले चौखाने दिख रहे थे जो खिड़कियां थी। वे लोग फुटपाथ के करीब पहुंच गए थे। हैरी ने पूरी ताकत से थ्रेस्टॉल को कसकर पकड़ लिया और झटके के लिए खुद को तैयार कर लिया, लेकिन घोड़ा अंधेरी जमीन पर छाया जितने हल्केपन से उतरा और हैरी उसकी पीठ के नीचे कूद गया। उसने सड़क पर चारों तरफ देखा, जहां लबालब भरा कूड़ेदान अब भी टूटे फूटे टेलीफोन बूथ से थोड़ी दूर पर था। दोनों का ही रंग उड़ चुका था और वे सड़क की नारंगी रोशनी में साफ दिख रहे थे। रॉन थोड़ी दूर उतरा और अपने थ्रेस्टॉल से उलझकर फुटपाथ पर गिर गया। अब कभी नहीं करूंगा, वो खड़े होते हुए बड़बड़ाया। नीचे उतरने की कोशिश करते समय उसके पैर थ्रेस्टॉल के पुट्ठे से टकरा गए थे, जिससे वो धड़ाम से गिर गया था। अब ये काम नहीं करूंगा, हाँ कसम खाता हूं। हरमाइनी और जिनी उसके आस-पास उतरी। दोनों अपने घोड़ों से रॉन के मुकाबले थोड़ी ज्यादा गरिमा से उतरी। हालांकि सख्त जमीन पर उतरने के बाद उनके चेहरे पर काफी राहत का भाव आ गया था। नेविल कांपता हुआ कूदा, जबकि लूना आराम से उतर गई। हम यहां से कहां जाएंगे? उसने हैरी से थोड़ी दिलचस्प आवाज में पूछा, जैसे ये सिर्फ एक रोचक सैर हो। यहां, उसने कहा। उसने अपने थ्रेस्टॉल को जल्दी से कृतज्ञता से थपथपाया और फिर टूटे फूटे टेलीफोन बूथ की तरफ जाकर उसका दरवाजा खोल दिया। जब बाकी लोग झिझकने लगे तो वो बोला, आओ। कहना मानते हुए रॉन और जिनी अंदर आ गए। हरमाइनी, नेविल और लूना जैसे तैसे उनके पीछे घुस गए। हैरी ने थ्रेस्टॉल्स पर आखिरी निगाह डाली, जो कूड़ेदान के भीतर खाने पीने की बासी चीजों की तलाश कर रहा था। फिर वो लूना के पीछे बूथ में घुस गया। उसने कहा, जो भी रिसीवर के पास हो, वो जरा 6244 2 डायल कर देना। रॉन ने ये काम कर दिया। उसका हाथ डायल तक पहुंचने के लिए अजीब तरीके से झुका। जब ये वापस अपनी जगह पर आया तो बूथ के भीतर महिला की आवाज आई, जादू मंत्रालय में आपका स्वागत है। कृपया अपना नाम और काम बताएं। हैरी पॉटर, रॉन विजली, हरमाइनी ग्रेंजर, हैरी ने जल्दी से कहा। जिनी विजली, नेविल लॉन्गबॉटम, लूना लवगुड। हम यहाँ किसी को बचाने आए हैं, बशर्ते आपका मंत्रालय हमसे पहले ही ये काम न कर दे। धन्यवाद,
महिला की आवाज शांत हुई और उसने फिर कहा, आगंतुकों, कृपया अपने बैज उठाकर अपने दुशालों के सामने लगा लें। आधा दर्जन बैज धातु की उस दरार से निकले जहां से आमतौर पर सिक्के लौटते थे। हरमाइनी ने उन्हें उठाकर जिनी के सिर के ऊपर से हैरी की तरफ बढ़ा दिया। उसने सबसे ऊपर के बैज को देखा। हैरी पॉटर, बचाव दल। मंत्रालय के आगंतुकों, आपको सुरक्षा डेस्क पर तलाशी देनी होगी और अपनी छड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सुरक्षा डेस्क एट्रियम के दूर वाले छोर पर है। ठीक है, हैरी ने जोर से कहा जब उसका निशान एक बार फिर धड़का। अब चलो भी। टेलीफोन बूथ का फर्श हिलने लगा और कांच की खिड़कियों के बाहर फुटपाथ पर उठती नजर आने लगी। खाना तलाशते थ्रेस्टॉल्स नजरों से ओझल होने लगे। उनके सिरों के ऊपर अंधेरा छाने लगा और एक हल्की खड़खड़ाती आवाज के साथ वे जादू मंत्रालय की गहराइयों में नीचे धंसने लगे। सुनहरी रोशनी की हल्की लकीर उनके पैरों पर पड़ी और चौड़ी होती हुई उनके शरीर तक आ गई। हैरी ने अपने घुटने मोड़े और अपनी छड़ी निकालकर तैयार कर ली, जितनी अच्छी तरह वो इस फंसी हुई स्थिति में कर सकता था। उसने कांच में से झांक कर देखा कि कोई एट्रियम में उसका इंतजार तो नहीं कर रहा था, लेकिन ये बिल्कुल खाली नजर आ रहा था। वो पहले भी यहां दिन में आ चुका था, लेकिन इस वक्त दिन की तुलना में रोशनी कम थी। दीवारों में लगी अंगीठियों में आग नहीं जल रही थी, लेकिन लिफ्ट रुकते ही उसने देखा कि गहरी नीली छत पर सुनहरे प्रतीक घूम रहे थे। महिला की आवाज आई, जादू मंत्रालय की ओर से गुड इवनिंग। टेलीफोन बूथ का दरवाजा खुल गया। हैरी बाहर निकल गया। नेविल और लूना उसके ठीक पीछे थे। एट्रियम में सिर्फ सुनहरे फव्वारे में बहते पानी की आवाज ही आ रही थी, जहां जादूगर और जादूगरनी की छड़ियों, सेंटोर के तीर, पिशाच के हैट की नोक और घरेलू जिन्न के कानों से लगातार पानी चारों तरफ कुंड में बह रहा था। चलो, हैरी ने धीरे से कहा। वे चाहो हॉल में भागने लगे। हैरी सबसे आगे था। वे लोग फव्वारे के पार उस डेस्क की तरफ गए जहां पिछली बार वो सुरक्षा जादूगर बैठा था जिसने हैरी की छड़ी तौली थी। अब वो डेस्क खाली था। हैरी को लगा कि वहां कोई ना कोई सुरक्षा जादूगर जरूर होना चाहिए था और उसका नहीं होना खतरे की निशानी है। सुनहरे दरवाजे से लिफ्ट की तरफ बढ़ते समय उसकी अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई। उसने सबसे करीब वाली लिफ्ट का नीचे का बटन दबाया और एक लिफ्ट लगभग तत्काल लड़खड़ाती हुई आ गई। इसकी सुनहरी जाली जोरदार गूंज के साथ खुल गई और वे फौरन अंदर घुस गए। हैरी ने 9 नंबर का बटन दबा दिया। जालीदार दरवाजा धमाके के साथ बंद हो गया और लिफ्ट खड़खड़ की आवाज के साथ नीचे उतरने लगी। हैरी जब मिस्टर वेजली के साथ दिन में आया था तो उसे ये एहसास नहीं हुआ था कि लिफ्ट इतनी ज्यादा शोर करती है। उसे यकीन था कि इस शोर से इमारत के भीतर मौजूद हर सुरक्षाकर्मी सावधान हो जाएगा, लेकिन लिफ्ट रुकने पर उसी महिला की आवाज आई, रहस्य विभाग। जालीदार दरवाजा सरक कर खुल गया। वे लोग उस गलियारे में बाहर निकले जहां सबसे पास वाली मशालों के अलावा कुछ भी नहीं हिल रहा था, जो लिफ्ट से आती हवा के झोंकों में लहरा रही थी। हैरी काले दरवाजे की तरफ मुड़ा। महीनों तक इसके बारे में सपने देखने के बाद आखिर अब वो वहां पहुंच चुका था। चलो, उसने फुसफुसाकर कहा और गलियारे में सबसे आगे चलने लगा। लूना उसके ठीक पीछे चल रही थी और अपने मुंह को थोड़ा खोलकर चारों तरफ देख रही थी। ठीक है, सुनो, हैरी ने दरवाजे से 6 फुट दूर रुकते हुए कहा। शायद शायद 2 लोगों को यहां पर रुकना चाहिए, पहरा देने के लिए। और और हम तुम्हें कैसे बताएंगे कि कोई आ रहा है? जिनी ने अपनी भौहें उठाते हुए कहा। हो सकता है तुम कोसों दूर हो। नेविल ने कहा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे हैरी।
अब जल्दी चलो, रॉन दृढ़ता से बोला। हैरी अब भी सभी लोगों को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके पास और कोई विकल्प ही नहीं बचा था। वो मुड़कर दरवाजे की तरफ चल दिया। जिस तरह उसने सपने में देखा था, ये खुल गया और वो सबके आगे चलता हुआ चौखट के पार निकल गया। वे लोग एक बड़े गोलाकार कमरे में खड़े थे। यहाँ की हर चीज काली थी, फर्श और छत भी। काली दीवारों पर कई एक जैसे काले दरवाजे लगे हुए थे, जिन पर कोई निशान या हैंडल नहीं था। वहां पर मोमबत्तियों के टुकड़े जल रहे थे, जो नीली रोशनी फेंक रहे थे। उनकी ठंडी झिलमिलाती रोशनी चमकते संगमरमर के फर्श पर प्रतिबिंबित हो रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों के नीचे गहरे नीले रंग का पानी हो। हैरी ने धीरे से कहा, दरवाजा बंद कर लो। लेकिन जिस पल नेविल ने उसके आदेश का पालन किया, हैरी अफसोस करने लगा कि उसने ये आदेश क्यों दिया। मशालों वाले गलियारे से आने वाली रोशनी जैसे ही गायब हुई, कमरे में इतना अंधेरा छा गया कि एक पल के लिए तो उन्हें सिर्फ दीवार पर कांपती नीली लपटें और फर्श पर उनके भुतहा प्रतिबिंब नजर आ रहे थे। सपने में हैरी हमेशा इस कमरे के पार ठीक सामने वाले दरवाजे तक जाता था और आगे बढ़ता रहता था। लेकिन अब वहां पर चारों तरफ एक दर्जन दरवाजे थे। जब वो अपने सामने वाले दरवाजे की तरफ देख रहा था और ये फैसला करने की कोशिश कर रहा था कि सही दरवाजा कौन सा था, तभी एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और मोमबत्तियां एक तरफ को हिलने लगी। गोलाकार दीवार घूम रही थी। हरमाइनी ने हैरी का हाथ पकड़ लिया, जैसे उसे लग रहा था कि फर्श भी हिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दीवार के घूमते समय कुछ पल के लिए उनके चारों तरफ की नीली लपटें धुंधली हो गई और नियॉन लैंपों की कतारों की तरह चलने लगी। फिर गड़गड़ाहट जितनी अचानक शुरू हुई थी, उतनी ही अचानक रुक गई और हर चीज एक बार फिर से स्थिर हो गई। हैरी की आंखों में नीली रोशनी का प्रतिबिंब था और उसे सिर्फ इतना ही दिखाई दे रहा था। रॉन ने डरते हुए पूछा, ऐसा क्यों हुआ? जिनी ने धीमी आवाज में कहा, शायद इसलिए ताकि हमें ये पता ना चल पाए कि हम किस दरवाजे से अंदर आए थे। हैरी को तत्काल समझ में आ गया कि जिनी सही कह रही थी। अब वो बाहर जाने वाले दरवाजे को बिल्कुल नहीं पहचान सकता था, जिस तरह वो काले फर्श पर चलती चींटी को नहीं पहचान सकता था। जिस दरवाजे से उन्हें भीतर जाना था, वो चारों तरफ के 12 दरवाजों से कोई भी हो सकता था। नेविल ने परेशान होते हुए पूछा, हम लोग वापस कैसे जाएंगे? देखो, इस समय ये महत्वपूर्ण नहीं है, हैरी ने जोर देकर कहा, और उसने अपनी पलकें झपकाकर नीली लकीरों को मिटाने की कोशिश की तथा छड़ी को कसकर पकड़ लिया। जब तक हमें सीरियस नहीं मिल जाता, तब तक हमें बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हरमाइनी ने व्यग्रता से कहा। वैसे उसे आवाज मत लगाने लगना। लेकिन हैरी को उसकी सलाह की जरूरत नहीं थी। वो तो ज्यादा से ज्यादा खामोश रहना चाहता था। रॉन ने पूछा, हम कहाँ चले हैरी? अब मुझे नहीं, हैरी ने कहना शुरू किया। उसने थूक गटका। सपने में मैं लिफ्ट से निकलकर गलियारे के सिरे वाले दरवाजे तक जाता था और एक अंधेरे कमरे में पहुंच जाता था, यानी इस कमरे में। फिर मैं एक और दरवाजे से होकर एक कमरे में जाता था, जो एक तरह से चमकता था। हमें कुछ दरवाजे खोलकर झांकना पड़ेगा, उसने जल्दी से कहा। मैं देखते ही समझ जाऊंगा कि सही रास्ता कौन सा है। चलो। वो सीधे अपने सामने वाले दरवाजे तक गया। बाकी सब उसके ठीक पीछे थे। हैरी ने अपने दाएं हाथ में छड़ी उठा ली ताकि दरवाजे के खुलते ही तत्काल कुछ कर सके। फिर उसने अपना बायां हाथ दरवाजे की ठंडी चमकदार सतह पर रखा और उसे धक्का दिया। यह आसानी से खुल गया। पहले कमरे में अंधेरा था, लेकिन इस कमरे की छत से सुनहरी जंजीरों वाले लैंप लटक रहे थे। इससे ऐसा लग रहा था जैसे इस लंबे आयताकार कमरे में ज्यादा रोशनी थी। हालांकि वहां पर वैसी चमकती झिलमिलाती रोशनी नहीं थी जैसी हैरी ने अपने सपनों में देखी थी। अंदर सिर्फ कुछ डेस्क रखी थी। इसके अलावा
कमरे के बीचों बीच कांच का एक बहुत बड़ा टैंक रखा था, जिसमें गहरा हरा द्रव्य भरा हुआ था। यह टैंक इतना बड़ा था कि वे सभी लोग उसमें तैर सकते थे। उसमें सफेद मोती जैसी चीजें धीरे धीरे तैर रही थी। रॉन ने फुसफुसाकर पूछा, इसमें क्या है? पता नहीं, हैरी ने कहा। क्या मछलियां हैं? चीनी ने पूछा। जलचर मैगॉट्स, लूना ने रोमांचित होकर कहा। टेडी ने कहा था कि मंत्रालय उन्हें पैदा कर रहा है। नहीं, हरमाइनी बोली। उसकी आवाज अजीब लग रही थी। वो टैंक को करीब से देखने के लिए आगे बढ़ी। ये मस्तिष्क है। मस्तिष्क? हाँ। क्या पता वे लोग उनका क्या कर रहे हैं? हैरी भी हरमाइनी की तरफ एक कदम बढ़ाकर टैंक के पास आ गया। करीब से देखने पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। अजीब तरीके से चमकते हुए मस्तिष्क हरे द्रव की गहराइयों में डूबते उतराते हुए लसलसी फूल गोबियों की तरह लग रहे थे। हैरी ने कहा, चलो यहां से बाहर चलते हैं। ये सही कमरा नहीं है। हमें दूसरे कमरे में देखना होगा। यहां भी तो दरवाजे हैं, रॉन ने दीवारों की तरफ इशारा करते हुए कहा। हैरी का दिल डूब गया। आखिर ये जगह कितनी बड़ी है? सपने में मैं हमेशा उस अंधेरे कमरे के दूसरे कमरे में पहुंच जाता था। उसने कहा, मुझे लगता है कि हमें लौटकर वही कोशिश करनी चाहिए। वे जल्दी से अंधेरे गोल कमरे में लौट आए। हैरी की आंखों के सामने नीली मोमबत्ती की लपटों के बजाय मस्तिष्कों के भुतहा आकार अब भी तैर रहे थे। ठहरो, हरमाइनी ने तीखी आवाज में कहा। जब लूना बाहर निकलने के बाद मस्तिष्क वाले कमरे का दरवाजा बंद करने लगी। अग्नि संकेत, उसने अपनी छड़ी हवा में लहराई। दरवाजे पर तत्काल आग का एक्स बन गया। जैसे ही दरवाजा उनके पीछे बंद हुआ, एक बार फिर गड़गड़ाहट हुई। दीवार फिर से तेजी से घूमने लगी, लेकिन अब हल्के नीले रंग के साथ लाल सुनहरी लपट भी दिखाई दे रही थी। जब सब कुछ स्थिर हो गया तो आग का क्रॉस अब भी चल रहा था और उस दरवाजे को दिखा रहा था जिसके अंदर वे पहले देख चुके थे। बढ़िया विचार था, हैरी ने कहा। चलो अब इस वाले को देखते हैं। एक बार फिर वो अपने ठीक सामने वाला दरवाजे तक गया और उसे धक्काकर खोला। उसकी छड़ी अब भी उठी हुई थी और बाकी लोग उसके ठीक पीछे थे। ये कमरा पिछले वाले कमरे से ज्यादा बड़ा था। इस आयताकार कमरे में धीमी रोशनी थी। इसके बीच की जगह धंसी हुई थी और वहां पत्थर का लगभग 20 फुट गहरा गड्ढा था। वे लोग उस कमरे में चारों तरफ बनी पत्थर की बेंचों की सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़े हुए थे। ये ढलवा सीढ़ियां किसी स्टेडियम जैसी थी, या उस अदालत के कमरे की तरह जिसमें न्याय सभा ने हैरी के मुकदमे की सुनवाई की थी। बहरहाल यहाँ पर बीच में जंजीरों वाली कुर्सी नहीं रखी थी। इसके बजाय गड्ढे के बीच में पत्थर का एक मंच बना था, जिस पर पत्थर का ही एक तोरण द्वार था। ये तोरण द्वार इतना पुराना, कमजोर और तड़का हुआ लग रहा था कि हैरी को हैरानी हुई कि ये सब अब कैसे खड़ा है। आसपास कोई दीवार न होने के बावजूद तोरण द्वार पर एक फटा हुआ काला पर्दा लगा था, जो हवा न चलने देने के बाद हल्के से फड़फड़ा रहा था, जैसे किसी ने उसे अभी हाल में छुआ हो। वहां कौन है? हैरी ने नीचे की सीढ़ी पर कूदते हुए पूछा। जवाब में कोई आवाज नहीं आई, लेकिन पर्दा फड़फड़ाता और हिलता रहा। ध्यान से, हरमाइनी फुसफुसाई। हैरी एक एक करके सीढ़ियां उतरता गया, जब तक कि वो गड्ढे की तह तक नहीं पहुंच गया था। जब वो धीरे से मंच की तरफ बढ़ा तो उसकी पदचाप जोर से गूंजने लगी। नुकीला तोरण द्वार ऊपर के बजाय यहां से ज्यादा ऊंचा दिख रहा था। अब भी पर्दा धीरे धीरे हिलता रहा, जैसे कोई उसमें से अभी हाल में निकला हो। सीरियस? हैरी ने एक बार फिर पूछा, लेकिन इस बार ज्यादा धीरे से, क्योंकि वो पास था। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ कि कोई तोरण द्वार की दूसरी तरफ उस पर्दे के ठीक पीछे खड़ा था। अपनी छड़ी को कसकर पकड़ते हुए वो मंच के चारों तरफ घूमा, लेकिन वहां कोई नहीं था।
बस फटे हुए काले पर्दे का दूसरा सिरा ही दिखाई दे रहा था। चलो, हरमाइनी ने पत्थर की सीढ़ियों पर आधे रास्ते से कहा। यह सही नहीं है हैरी, चलो लौट चलते हैं। वो डरी हुई दिख रही थी। वो उस कमरे में इतनी डरी नहीं थी जहां मस्तिष्क तैर रहे थे। बहरहाल हैरी ने सोचा कि तोरण द्वार एक तरह से सुंदर था। हालांकि यह बहुत पुराना था। पर्दे के हिलने के कारण वो चकरा रहा था, लेकिन उसकी बहुत प्रबल इच्छा थी कि वो मंच पर चढ़ जाए और उस पर्दे को हटाकर अंदर चला जाए। हरमाइनी ने थोड़ी ज्यादा प्रबलता से कहा, हैरी चलो, ठीक है? "अ, ठीक है," उसने कहा, लेकिन वो हिला तक नहीं। उसे अभी अभी कुछ सुनाई दिया था। पर्दे की दूसरी तरफ से फुसफुसाने की आवाज आ रही। तुम क्या कह रहे हो? उसने बहुत जोर से कहा, जिससे उसके शब्द चारों तरफ की पत्थर की सीढ़ियों से टकराकर गूंजने लगे। कोई भी नहीं बोल रहा है हैरी, हरमाइनी ने कहा, जब उसके बहुत करीब आ रही थी। कोई पर्दे के पीछे से फुसफुसा रहा है, हैरी ने उसकी पकड़ से दूर हटते हुए कहा और पर्दे को घूरता रहा। क्या तुम हो रॉन? रॉन तोरण द्वार के बगल से निकलते हुए बोला। मैं तो यहां हूं। क्या किसी और को कुछ सुनाई नहीं दे रहा? हैरी ने पूछा, क्योंकि फुसफुसाने और बुदबुदाने की आवाजें अब ज्यादा तेज होती जा रही थी। बिना सोचे समझे उसके पैर मंच पर पहुंच गए थे। मुझे भी आवाजें सुनाई दे रही हैं, लूना ने कहा, जो तोरण द्वार के पास से निकलकर उनके पास आ गई और हिलते पर्दे को निहार रही थी। उसके अंदर लोग हैं। अंदर से तुम्हारा क्या मतलब है? हरमाइनी ने पूछा, जो नीचे वाली सीढ़ी से कूद गई थी और जरूरत से ज्यादा गुस्से में दिख रही थी। यहां पर अंदर जैसी कोई चीज नहीं है। यह तो सिर्फ एक तोरण द्वार है। यहां पर किसी के अंदर रहने की कोई जगह ही नहीं है। हैरी, इसे छोड़ो, चलो हटो। उसने हैरी का हाथ पकड़कर खींचा, लेकिन उसने विरोध किया। उसने ऊंची तनावपूर्ण आवाज में कहा, हैरी, हम यहां सीरियस की तलाश करने के लिए आए हैं। सीरियस? हैरी ने दोहराया, और अब भी मंत्र मुग्ध होकर लहराते पर्दे को एकटक देखे जा रहा था। हाँ, कोई चीज आखिरकार उसके दिमाग में घुस गई। सीरियस कष्ट में होगा और यातना भुगत रहा होगा, जबकि वो इस तोरण द्वार को घूर रहा था। वो मंच से कुछ कदम दूर हुआ और उसने पर्दे से अपनी निगाह हटा ली। चलो, उसने कहा। यही तो मैं भी कहने की कोशिश कर रही थी, चलो, हरमाइनी ने कहा, और वो मंच की बगल से वापस लौटने लगी। दूसरी तरफ जिनी और नेविल मंत्र मुग्ध होकर पर्दे को घूरे जा रही थी। बिना कुछ कहे हरमाइनी ने जिनी का हाथ पकड़ा, रॉन ने नेविल का हाथ पकड़ा और वे उन्हें दृढ़ता से सबसे नीचे वाली पत्थर की बेंच तक ले गए तथा दरवाजे तक पूरे रास्ते अटपटे ढंग से चढ़ते रहे। वापस अंधेरे गोल कमरे में आने के बाद हैरी ने हरमाइनी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, वो तोरण द्वार क्या था? मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी था खतरनाक था, उसने दृढ़ता से कहा, और एक बार फिर दरवाजे पर आग का क्रॉस बना दिया। एक बार फिर दीवार घूमी और स्थिर हो गई। हैरी यूं ही एक दरवाजे के पास गया और उसे धकाया। वो हिला तक नहीं। क्या हुआ? हरमाइनी ने पूछा। इस पर ताला लगा है। हैरी ने दरवाजे पर अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो हिला तक नहीं। तो फिर यही वाला होगा, है ना? रॉन ने रोमांच से कहा और दरवाजे पर धक्का मारने के लिए हैरी के पास आ गया। यही होना चाहिए। रास्ते से हट जाओ, हरमाइनी ने तीखी आवाज में कहा। उसने अपनी छड़ी उस जगह की तरफ की जहां सामान्य दरवाजे पर ताला लगा रहता है। फिर वो चिल्लाई, अलोहुमोरा। कुछ नहीं हुआ। हैरी बोला, सीरियस का चाकू। उसने अपने दुशाले से चाकू बाहर निकाला तथा दरवाजे तथा दीवार के बीच में से बने छेद में डाला। बाकी लोगों ने उसे उत्सुकता से देखा। जब वो इसे ऊपर से नीचे तक लाया, फिर उसने चाकू निकालकर कंधे से दरवाजा धकाया। दरवाजा
पहले जितनी ही मजबूती से खड़ा रहा। यही नहीं, अब हैरी ने अपने चाकू की तरफ देखा तो पाया कि उसकी ब्लेड पिघल गई थी। हरमाइनी ने निर्णायक स्वर में कहा, ठीक है, हम इस कमरे को छोड़ देते हैं। रॉन ने दरवाजे की तरफ डर और हसरत से देखते हुए पूछा, लेकिन अगर यही हुआ तो? यह नहीं हो सकता। हैरी अपने सपने में सभी दरवाजों के भीतर चला जाता था। हरमाइनी ने दरवाजे पर आग का एक और क्रॉस लगाते हुए कहा। हैरी ने सीरियस के बेकार हो चुके चाकू को अपनी जेब में रख लिया। इसके भीतर क्या हो सकता है? लूना ने उत्सुकता से पूछा जब दीवार दोबारा घूमने लगी। हरमाइनी धीरे से बोली, कोई बड़बड़ कर रहा होगा। यह सुनकर नेविल घबराहट में हंस दिया। दीवार ठहर गई और हैरी ने हताशा के साथ अगला दरवाजा धक्काकर खोल दिया। यही है। हीरे जैसी सुंदर नाचती चमकती रोशनी को वो फौरन पहचान गया। जैसे ही हैरी की आंखें तेज चमक की आती हुई, उसने देखा कि हर तरफ घड़ियां चमक रही थी। वहां छोटी बड़ी पुरानी और जेबी घड़ियां लटक रही थी। घड़ियां डेस्कों पर रखी थी या बुक केसों के बीच की जगहों पर लटक रही थी, जिससे टिक टिक की हजारों आवाजें एक साथ सुनाई दे रही थी। हीरे जैसी चमकती रोशनी एक ऊंचे क्रिस्टल बेल जार में से आ रही थी, जो कमरे के दूर वाले सिरे पर था। इस तरफ हैरी का दिल अब बहुत तेजी से धड़कने लगा था, क्योंकि अब वो जान गया था कि वे सही रास्ते पर थे। वो डेस्कों के बीच की संकरी जगह से सबसे आगे जा रहा था, जैसे वो सपने में करता था। वो रोशनी के स्रोत की तरफ जा रहा था। वो उस क्रिस्टल बेल जार की तरफ जा रहा था जो उतना ही ऊंचा था जितना कि वो डेस्क पर खड़े होने की बात होता। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें घुमड़ती हवा भरी हो। ओह देखो, चीनी ने कहा जब वे करीब पहुंचे और बेल जार के ठीक बीच में इशारा किया। अंदर एक छोटा सा अंडा था। जार में ऊपर उठते समय वो खुल जाता था और इसमें से एक हमिंग बर्ड बाहर निकलकर जाल के सबसे ऊपर पहुंच जाती थी। लेकिन जब ये नीचे गिरती थी तो इसके पंख एक बार फिर अस्त व्यस्त और नम हो जाते थे, तथा जार की तली में पहुंचने के बाद ये एक बार फिर अंडे में बंद हो जाती थी। आगे चलो, हैरी ने तीखी आवाज में कहा, लेकिन जिनी रुकने के मूड में लग रही थी और अंडे को पक्षी बनते हुए देख रही थी। तुम भी तो उस पुराने तोरण द्वार के पास काफी देर रुके थे, उसने चिढ़कर कहा, लेकिन वो बेल जार के पास से निकलकर उसके पीछे आ गई। अब वे उसके पीछे एकमात्र दरवाजे की तरफ जा रहे थे। यही है, हैरी ने एक बार फिर कहा और उसका दिल अब बहुत तेजी से धड़क रहा था। यहीं से चलना है। उसने उन सभी की तरफ देखा। सभी की छड़ियां बाहर निकली हुई थी और वे अचानक गंभीर तथा तनावग्रस्त नजर आ रहे थे। उसने दरवाजे की तरफ देखा और धक्का मारा। ये खुल गया।